लास्ट क्लास हम लोग सीसेट वाले पेपर 2024 वाले पेपर का हम लोग डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में हम लोग जो सीसेट का जो मैथ्स का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे के सारे चीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो जो भी क्वांट में आपको सेक्शन पढ़ना है। तो लास्ट क्लास जो हम लोग का लेक्चर हुआ था उसमें 2024 वाले पेपर का हम लोग डिस्कशन किए थे। उसका आपका वीडियो यूट्यूब पे भी आपका अवेलेबल है, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि उस साल बहुत सारा हुआ था कि बहुत ही पेपर टफ पूछा था मैथ्स का, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ सामने था। तो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मतलब उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ताकि उससे थोड़ा सा बूस्टअप आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ था नहीं, बस चीजों को समझ नहीं पाते थे, इसीलिए हम लोग को टफ लग रहा था। तो आज के सेशन में हम लोग कैसे क्या करना है, तो सीसेट वाले पेपर में जो क्वांट वाला सेक्शन है, उस क्वांट के सेक्शन को कैसे कैसे कवर करना है। बेसिकली क्वांट में क्या होता है कि तीन चीज को कवर करना होता है। एक तो आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन होता है, दूसरा एडवांस वाले कुछ सेक्शन का जैसे मेंसुरेशन वाले सेक्शन को, और तीसरा जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, वो होता है हम लोग का नंबर सिस्टम होता है। तो ये तीन चीजों के बारे में हम लोग को आपको डिस्कस यहाँ पे करना है। एक और मैथ का सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई वाले कोई सेक्शन से अभी तक क्वेश्चन आपके सीसेट में नहीं पूछा हुआ है, बट जो लोग अगर बीपीएससी वाले क्वेश्चन को भी एग्जाम को देते होंगे, तो बीपीएससी में डीआई वाले सेक्शन से 72 मार्क्स का मेंस में क्वेश्चन आता है, 72 मार्क्स का आता है। तो कंप्लीट अगर मैथ्स की बात करें तो पूरे मैथ्स को हम लोग चार हिस्सा में बांटते हैं। एक नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक वाला सेक्शन, एडवांस वाला सेक्शन, और चौथा जो सेक्शन होता है वो होता है हम लोग का डीआई वाला सेक्शन। पिछले जब से सीसेट वाला क्वेश्चन, जब से आप लोग में सीसेट का क्वांट वाला सेक्शन पूछा है, उसमें आपका डीआई वाले सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उस लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर में बस हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे कैसे मैथ्स में हम लोग को फोकस करना है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है मैथ्स में, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप मेहनत कीजिए, बट कम से कम पूरे वीक में 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा आपको समय देना होगा। पूरे वीक की बात हम करें, पूरे 7 दिन के दौरान आपको 4 घंटे का आपको समय निकालना होगा। तो मैथ्स में क्या क्या सेक्शन है, कैसे कैसे कवर करना है, उन सारी चीजों में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीसेट वाले में जो क्वांट का जो पेपर है, आपका जो क्वांट का पेपर है, इस क्वांट के पेपर को बेसिकली अगर देखा जाएगा तो चार हिस्सा में बांटा गया है। चार हिस्सा में पेपर को बांटा गया है, जिसमें पहले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। दूसरे हिस्सा को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है अरिथमेटिक्स। दूसरे हिस्सा को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक्स बोलते हैं। तीसरे हिस्सा में क्या होगा कि एडवांस मैथ्स का कुछ पोर्शन, एडवांस्ड मैथ का कुछ पोर्शन, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरह का, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथा सेक्शन जो होता है वो होता है डीआई वाला। डीआई वाला। अब अगर हम जब से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम टारगेट करें, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या किया है कि ये डीआई वाले पोर्शन को कवर नहीं किया है। मतलब अभी तक आपका डीआई वाले पोर्शन से कवर नहीं किया हुआ है। एडवांस वाले पोर्शन से भी अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, बट हल्का फुल्का आपका मेंसुरेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। डीआई वाले पेपर में क्या है कि जब जो लोग अगर बीपीएससी का पेपर देता होगा, बीपीएससी का, क्योंकि बिहार वाले एग्जाम में लगभग अगर जो लोग भी अगर बिहारी होंगे तो वो लोग बीपीएससी वाला एग्जाम भी थोड़ा बहुत जरूर टारगेट करता है। तो इस बीपीएससी वाले पेपर में क्या करता है, 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आपका डीआई का, जो कि एक हम लोग का एक अलग सीरीज भी चल रहा है। सीसेट के अलावा हम लोग का एक सीरीज बीपीएससी मेंस का भी स्टैट वाले पोर्शन में 72 मार्क्स का पेपर भी चल रहा है हम लोग का। तो जीएस पेपर 1 में 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस डीआई वाले सेक्शन में। हम लोग अगर सीसेट वाले की अगर बात करें, तो सीसेट वाले पेपर में क्या है, सबसे ज्यादा जो पोर्शन क्वेश्चन में कवर करता है वो अर्थमेटिक वाले सेक्शन से करता है, और वो नंबर सिस्टम वाले सेक्शन में कवर करता है। अब ये अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम में क्या है कि अर्थमेटिक को भी हम लोग दो हिस्सा में बांटते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर टोटल अगर देखा जाएगा तो टोटल 10 टॉपिक्स हैं। मतलब अगर हम नंबर सिस्टम के अंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर भी टोटल 10 टॉपिक पढ़ना है। जैसे एकदम छोटा छोटा टॉपिक, एक तो आपका जैसे अगर बोल दिया जाए कि कंसेप्ट, अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो,
फैक्टर थ्योरम होता है, फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा टॉपिक अगर बात किया जाएगा तो इसके अंदर भी 10 टॉपिक्स है। मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है कि जितना ज्यादा इसको बनाया गया है, तो हार्ड नहीं है, बस थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करना होता है। और मैथ्स जो होता है वो कंप्लीट मैथ्स अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट मैथ्स जो होता है वो हम लोग का प्रैक्टिस पे ही हम लोग का डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस पूरे सेक्शन में कैसे कैसे हम लोग की शुरुआत करना है, कैसे कैसे शुरुआत करेंगे कि जैसे अर्थमेटिक का कहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि 2024 का जो सीसेट वाला जो क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन को हम लोग कवर किए थे। 2024 वाले पेपर को हम लोग कवर किए थे। ये 2024 वाले पेपर में एक अलग तरह का ही मार्केट में एक भोकाली टाइप आप कहिए या जो भी कहिए, एक अलग तरह का एक आपका मार्केट में एक निकला था कि कैट का क्वेश्चन, कैट का बुक को बना लो तो ये बना लो, सीडीएस वाला क्वेश्चन बना लो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सारा का सारा डिस्कशन में हम लोग यही देखे थे कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है चैप्टर का, बेसिक कंसेप्ट, इसी कंसेप्चुअल बेस पे सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ था। बेसिक कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ पूछा था कि कैसे हम लोग कवर करें, क्या कवर करें और कैसे कवर करें। तो बेसिक कंसेप्ट के पे ही सारा का सारा हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर, इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए लोग, आप लोग भी। आप तो लास्ट क्लास नोट की होंगी ये बात। जो भी सेशन हम लोग का रहने वाला है सी सेट में, वो हम लोग का कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में ही जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन वगैरह जो भी हैं वो इंग्लिश में ही रहेगा। हाँ, और इसमें रश्मि गुड मॉर्निंग। और जो भी लेक्चर होंगे, जो भी लेक्चर भी होंगे इसमें, ठीक है, जैसे आपका मैथ्स का हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेशन होगा, मतलब हर जो भी वीडियो बनेगा ना उसका सारा का सारा एक अलग ही रहेगा प्रोवाइड, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम लोग स्टार्ट अभी कर रहे हैं क्वांट वाले सेक्शन से, फिर रीजनिंग वाला सेक्शन भी देखा जाएगा, फिर इंग्लिश वाला भी सेक्शन हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। कैसे कैसे कवर करना है, तो अर्थमेटिक वाले सेक्शन में हम लोग शुरुआत करते हैं कि अर्थमेटिक वाले पोर्शन में हम लोग को पढ़ना कैसे कैसे है। अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैसे कवर करना है। अगर हम कंप्लीट अर्थमेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो आपका जो अर्थमेटिक है ये दो हिस्सा में बटा हुआ है। ये कंप्लीट दो हिस्सा में बटा हुआ है, जिसमें पहले को हम लोग बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशियो। मतलब पूरे अर्थमेटिक वाले सेक्शन को हम लोग दो हिस्सा में बांटते हैं, एक तो परसेंटेज के बेसिस पे और दूसरा हम लोग किसके बेसिस पे बांटेंगे, तो रेशियो के बेसिस पे। परसेंटेज के बेसिस पे क्या होगा, तो परसेंटेज के कंसेप्ट को कवर करने के बाद यहां से 3 टॉपिक्स हमारा अलग निकलेगा। देखिए सिलेबस में है जितना वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसमें से क्या पूछेगा नहीं पूछेगा ये कोई डिसाइड नहीं कर पाता है, बट एक प्रीवियस ईयर को देख के हम लोग एनालिसिस हम लोग को निकालना होता है कि हाँ ये सेक्शन को हम लोग को कवर करना है। जैसे परसेंटेज की बात करें, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज की बात करें, तो यहां से हमारा 3 टॉपिक निकलेगा, जिसमें पहले टॉपिक को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज, दूसरे टॉपिक को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 3 टॉपिक को आपको ध्यान में रखना होगा कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करें कि कंसेप्ट ऑफ रेशियो, तो कंसेप्ट ऑफ रेशियो के बेसिस पे आपका कौन कौन सा टॉपिक निकलेगा, तो पहला टॉपिक जो होता है वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब अगर हम बात करें तो पूरे अर्थमेटिक का ये जान है, पूरे अर्थमेटिक का ये जान है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये है एवरेज। तीसरे चैप्टर के, अच्छा एवरेज हो गया, एवरेज और प्लस एज जो है ये दोनों के दोनों ये मिक्स कॉन्सेप्ट होता है। मतलब एवरेज अलग पढ़ना है, एज अलग पढ़ना है। बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करता है कि एवरेज और एज दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके क्या करता है, वो एक क्वेश्चन को बनाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है पार्टनरशिप। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस भी किए थे
कि पार्टनरशिप के बेसिस पे जो 2024 में जो क्वेश्चन आया था उसमें हम लोग को कैसे कवर करना था। तो ये कंसेप्ट ऑफ रेशियो के बेसिस पे इतना टॉपिक हुआ। अब सवाल ये है कि रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया हम लोग का, परसेंटेज हो गया, बट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस कहां गया? तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज प्लस एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, इन दोनों कंसेप्ट को जब हम ध्यान से समझ लेंगे तो हम लोग का एक नया टॉपिक निकल के आता है, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक नया टॉपिक निकल के आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या क्या आएगा? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर दो तरह के टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत दो तरह के टॉपिक, जिसमें पहले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क, और दूसरे टॉपिक की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम, डिस्टेंस और क्या है? स्पीड। और इस टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के अंदर भी दो तरह के टॉपिक्स, अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग एक टॉपिक को बोलेंगे ट्रेन चैप्टर, और दूसरे टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोट एंड स्ट्रीम। एक टॉपिक को हम लोग ट्रेन बोलते हैं और दूसरे टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे? बोट एंड स्ट्रीम। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग को इसमें पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ वगैरह जो होता है, एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो हम लोग के नंबर सिस्टम वाले सेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इतना हिस्सा हम लोग का ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक है। कुछ सेक्शन और है जो अलग से आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि एक होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक टॉपिक होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक दूसरा टॉपिक जो होता है इसी से होता है प्रोबेबिलिटी। तो इतना सारा टॉपिक जो है वो आपके कंप्लीट आपका अर्थमेटिक का सेक्शन है। ये पूरा का पूरा हम लोग का अर्थमेटिक का सेक्शन है, ठीक है। तो कवर भी हम लोग को जो करना है वो यही सारे टॉपिक्स को करना है। अब ये देख के टेंशन में नहीं आना है। हाँ विनय सर, प्रीलिम्स का सिलेबस 2025 कब तक एंड हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें सीसेट वाला तो ये हम लोग का 2 मंथ में ये हम लोग का कवर हो जाएगा। अगर सीसेट वाली हम बात करें, क्वांट वाले सेक्शन की बात करें, तो आराम से हम लोग का 2 मंथ में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, ये देख के नहीं समझना है कि बाप रे सर बहुत सारा टॉपिक है, कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे, ये उतना ज्यादा आपको नहीं करना है। हम लोग को ध्यान से अगर ये देखना है तो कोई भी सेक्शन की अगर बात करें तो पूरा का पूरा सीसेट का जो सिलेबस होता है ना, वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का ही सिलेबस होता है। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो पहले से नहीं सुना होगा। सर मैक्सिमम क्वांट से ही आता है। हाँ बिना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्वांट वाले सेक्शन से ही पूछेगा, और दूसरा जो पूछता है वो आपके इंग्लिश वाले लैंग्वेज बेस में क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। बट अगर प्रीवियस ईयर को आप देखिएगा तो 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्स आपका क्वांट वाले सेक्शन से जा रहा है, ठीक है। सीसेट के लिए कोई बुक हो तो बता दो सर। अभी मंजू कोई भी बुक वगैरह अभी नहीं खरीदना है, ठीक है। अभी कोई बुक आपको नहीं खरीदना है। रीजन क्या है आप जरा समझिएगा। स्टार्टिंग होता है, जल्दबाजी में क्या होता है ना कि बुक जाके हम मार्केट से खरीद ले रहे हैं। सीसेट के लिए अभी कोई बुक नहीं लेना है। अभी जितना क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, 1 2 3 जब लेक्चर हम लोग का समाप्त हो जाएगा, जब 2-3 चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा, तब जाके आपको बुक खरीदना है। और बुक कौन सा खरीदना है? तो बुक पे साफ साफ आपको लिखा होना चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लिखा होना चाहिए। इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं खरीदना है कि कैट का बुक ले लो तो ये ले लो वो ले लो, कोई भी बुक नहीं करना है। पीडीएफ बिल्कुल जाएगा, बिना पीडीएफ वगैरह सारा कुछ जाएगा। कोई बुक आपको क्वांट के लिए आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है कि ये बुक खरीद लेते हैं वो बुक। आपको जितना मेहनत करना है ना भाई, आप अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह पे कीजिए। ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा सेक्शन हम पे छोड़ दीजिए। जितना क्वेश्चन आपको यहां से प्रोवाइड कराया जाएगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। हाँ मन करता है कि हमको बुक खरीदना है तो जिस भी पब्लिकेशन का मन करे आप उस पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, लेकिन उस पे साफ साफ लिखा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। अलग से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि हम जाके मार्केट से मोटा मोटा बुक मैथ्स का खरीद लिए, रीजनिंग का खरीद लिए, ये खरीद लिए, उतना करने की जरूरत नहीं। आपको जितना बुक खरीदना है ना, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह का खरीदते रहिए, लेकिन इस सेक्शन पे, सीसेट वाले सेक्शन के लिए आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही बुक खरीदना है जिसपे साफ साफ लिखा होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जल्दबाजी में जाके नहीं खरीद लेना है, ऐसा हड़बड़ा नहीं। मार्केट से बुक खत्म नहीं होने जा रहा है, ठीक है। मार्केट हर मंथ में आपका एक एक नया नया पब्लिकेशन का बुक आ जाता है, तो खत्म नहीं हो रहा है। आराम से पहले क्या कीजिए, अभी एक दो लेक्चर या दो तीन लेक्चर पहले समाप्त होने दीजिए, ताकि आपका चैप्टर को समाप्त हो जाए। हाँ, मन करता है कि भाई सामने वाली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो जैसे मान लेते हैं रेशियो चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाए, ठीक। चैप्टर हम लोग कैसे कैसे इसमें कवर करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई चैप्टर हम शुरू किए रेशियो, अभी इस लेक्चर में जो हम लोग का सीसेट वाला जो सेक्शन है उसमें कैसे कवर करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का चैप्टर शुरू हुआ रेशियो, ठीक है। पूरे रेशियो का जो भी हम लोग का थ्योरी पोर्शन है ये सारा का सारा हम कवर कर लिए, जो भी है बेसिक से लेकर हायर लेवल तक जो थ्योरी है उस सारे थ्योरी को हम लोग कवर कर लिए। उस थ्योरी पे कुछ कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन भी कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चन, ताकि समझने में आसानी हो कि हाँ भाई कि रेशियो वाले क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। और बेसिक क्वेश्चन करने के बाद आपका रेशियो वाले चैप्टर का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते चले जाएंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करें। मतलब रेशियो चैप्टर का पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और बेसिक क्वेश्चन करने के बाद इस रेशियो चैप्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते जाएंगे, ताकि आपसे क्या हो कि आपको थोड़ा सा आपको क्या हो कि बूस्टअप मिले, ठीक है। तो उसमें टेंशन में आपको नहीं लेना है कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, कोई बुक वगैरह अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक आराम से क्या कीजिएगा, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप मार्केट में जाकर आप देख लीजिए कि अगर 2024 तक का सॉल्यूशन आ चुका होगा मार्केट में, जिस भी पब्लिकेशन का 2024 तक का सॉल्यूशन अगर मार्केट में आ चुका होगा सीसेट वाले का, तो उस बुक को जाके आप खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में 2023 वाले क्वेश्चन को ले लिए, 2022 वाले क्वेश्चन तक को ले लिए, साफ साफ उसमें विथ 2024 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी बुक को आपको खरीदना है, ठीक है। अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ कैसे कैसे कवर करना है, बहुत आसान होता है। मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, और आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। तो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो मतलब एक एवरेज क्वेश्चन ही आपको देता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है ना, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यूपीएससी सीसेट वाला जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि पूछेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज में स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट आपके थ्योरी के एनालिसिस के बेसिस पे होगा कि आपका थ्योरी कैसे है। तो बूस्टअप कैसे होना है, बूस्टअप यही करना है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से जा रहा है। क्लियर इतना? तो हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। पूरे अगर अर्थमेटिक की बात किया जाए तो हम लोग यही तो सीखे हैं कि दो कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे के पूरे मैथ्स का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और रेशियो के कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, रेशियो के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब रेशियो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, एवरेज चैप्टर, एज चैप्टर और पार्टनरशिप, ये सारा का सारा हम लोग का कवर होते जाएगा। ये थोड़ा सा आपका एक दो लेक्चर हम लोग का लगेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट एवरेज का टॉपिक हो चाहे एज का टॉपिक हो या पार्टनरशिप, ये सब एक एक क्लास हम लोग का काफी है, एक एक क्लास काफी है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक लिखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोग को क्या समझना है, समझना ये है कि ये रेशियो जो होता है एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, और प्रोपोर्शन जो होता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहला हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। तो कॉपी पे हेडिंग कर लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। आप लोग भी भाई जो भी ऑनलाइन वाले हैं, मंजू, विनय, रश्मि
और जो भी लोग हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सारे के सारे आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन का जो पीवाई, जो भी क्वेश्चन का आपका होगा वो भी प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा ग्रुप में, लेकिन कम से कम लिखना भी शुरू कीजिए लोग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो के बारे में हम लोग को कैसे समझना है। रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि पहले रेशियो को इंडिकेट करने के लिए हम लोग डबल डॉट का यूज करते हैं, डबल डॉट का। तो इस तरह से अगर कभी भी लिखा होगा तो वो मीनिंग होता है रेशियो। दूसरा, रेशियो का मतलब होता है कि अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म। पहले तो हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं कि लोएस्ट फॉर्म, अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म। ये लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या, कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लिख रहे हैं 24:30, मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ने का तरीका होगा 24:30, 24:3। अब आपको यह देखना है कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों के दोनों कट जाए। आपको रेशियो में अगर लिखा हुआ है तो रेशियो का मतलब ही होता है कि अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यह देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों के दोनों कट जाए। तो हम लोग बोलेंगे कि 6 के टेबल से ये दोनों कट जाएगा, तो 4, और 6 के टेबल से काटेंगे तो कितना, 5। 6 के टेबल से काटेंगे तो 4, और ये कितना होगा, 5। तो ये जो लोएस्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही हुआ कि ये जो नंबर होना चाहिए अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे 4 और ये 5 आपका कट जाए। भाई 1 से तो सारा नंबर कटने वाला है, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये 4 और 5 आपका कट जाए, पहला। दूसरा जो फॉर्मेट हम लोग लिखे हैं, ये लिखेंगे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होने का मतलब क्या, कि आपके पास ये ऐसे नहीं लिखा होगा कि 2/3 रेशियो 5/7, ऐसे लिखा हुआ रेशियो कभी भी नहीं होता है। मतलब लिखने का तरीका सही होता है बट आंसर आपको इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। तो रेशियो कभी भी ये फ्रैक्शन में भी नहीं होता है। तो अब मान लेते हैं कि कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई। तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम इस फ्रैक्शन वाले टर्म को नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट ये समझे कि रेशियो का जो मीनिंग होता है वो अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा, और दूसरा रेशियो कभी भी हम लोग का फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब इससे हम लोग शुरुआत कैसे करें, ये दो टर्म तो समझ लिए बट इसका स्टार्ट हम करें कैसे। स्टार्ट करने के लिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a रेशियो b, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a रेशियो b, हम इस a रेशियो b को लिखने का तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटा में क्या लिख सकते हैं, b, a बाई b भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीका होता है, a रेशियो b या फिर a बटा में b। ये a रेशियो b में अगर ये रेशियो में है तो ये तो अपने सबसे लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा। ओरिजिनल फॉर्म होगा जैसे हम यहां पे लिख देंगे a के, और यहां पे भी लिख देंगे ओरिजिनल फॉर्म में b के। अब ये k का मीनिंग क्या है भाई, तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि वेयर k इज द कांस्टेंट टर्म। अब ये सब क्या है, सब हम लोग थोड़ा देर के बाद हम लोग क्लियर करेंगे। वेयर k इज द कांस्टेंट टर्म मतलब हम लोग ये लिखेंगे एक ए के होगा, दूसरा बी के, ओरिजिनल फॉर्म जहां पे के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। किसी भी रेशियो के साथ हम 3 तरह के प्रोसेस को कर सकते हैं। 3 तरह के प्रोसेस को हम कर सकते हैं। कोई भी रेशियो होगा तो हम 3 तरह के प्रोसेस, मतलब हम रेशियो को आपस में हम जोड़ सकते हैं, रेशियो को आपस में हम घटा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और रेशियो को आपस में हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। रेशियो का आपस में हम क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ये रेशियो को आपस में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर ये a रेशियो b है तो हम लोग बोलेंगे कि ओरिजिनल फॉर्म a के प्लस में क्या बोलेंगे, b के। k कांस्टेंट टर्म है आपका। अभी सब थोड़ा देर के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये k वाला कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है। सब्सट्रैक्ट की बात करें तो रेशियो को अगर घटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a के माइनस b के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि रेशियो को कभी भी घटाएंगे तो हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को हम लोग को घटाना होता है। और तीसरा, रेशियो का प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ a के इंटू में क्या कर सकते हैं, b के। मतलब हम रेशियो को आपस में जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रेशियो को आपस में हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जहां पे k हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो अब इसका मीनिंग समझिए क्या है।
मीनिंग ये है कि अगर हम रेशियो के बारे में पूछे तो हम ये बोल सकते हैं कि रेशियो इज द लोएस्ट फॉर्म, रेशियो इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन, रेशियो इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। यानी किसी भी फ्रैक्शन का सबसे लोएस्ट फॉर्म जो होता है वही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। अब इसको जरा समझते हैं। अगर हम आपके पास लिख दे 20/25 लिख दे, तो 20/25 अगर हम लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये एक हमारा जो है ना ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी फ्रैक्शन को 5 के टेबल से काट दे, भाई 5 के टेबल से दोनों कट जाएगा, 5 के टेबल से जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना चला जाएगा 5। तो ये जो 4/5 है ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेशियो के टर्म में। मतलब अगर ये 20/25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये एक फ्रैक्शन था, और इस फ्रैक्शन को अगर हम किसी टेबल से काट के छोटा फॉर्म लिख दें तो वो फॉर्म हमारा क्या करेगा कि रेशियो का टर्म लिखा हुआ है। क्लियर इतना? तो पहले हम लोग बेसिक ये समझे कि रेशियो को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, रेशियो को आपस में हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और रेशियो को आपस में हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। चलिए इतना हिस्सा लिखिए। तो क्लियर हो रहा है भाई? जो भी ऑनलाइन वाले भी लोग हैं सब कोई देख लीजिए। आप लोग भी साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? अब ये समझते हैं कि ये जो के जो टर्म जो जोड़ा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या आता है, इसको भी समझ ले। हाँ हाँ, नोट करते चलिएगा, विनय सानू जो भी है। और जहां पे चीजें अगर नहीं समझ में आएंगी एक बार बोल दीजिएगा रिपीट, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमको फिर से इस टर्म को समझाना था। क्लियर इतना? चलिए भाई, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म जो लिखा हुआ है ना इसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसको नोट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल, और साथ ही साथ हम लोग इसका बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी करते चलेंगे। अब टॉपिक लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मतलब कोई टोटल पैसा है जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा किस में भाई? तो यही कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका जब पार्टनरशिप टॉपिक आप पढ़िएगा। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े भी थे कि एक बिजनेस में कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना ये रेशियो वाले टॉपिक से ही, इसीलिए हम लोग पहला टॉपिक ही पढ़ रहे हैं रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल का मतलब क्या? मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि टोटल आपके पास 200 रुपीज है। हम पूरे लैंग्वेज को हम नहीं लिखेंगे, बस हम इतना लिख रहे हैं 200 रुपया है। और सामने वाला आदमी कह रहा है ना कि देखो ये जो 200 रुपया है ना इसको तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो हिस्सा में, एक हिस्सा है 2 और रेशियो एक हिस्सा है 3। मतलब टोटल 200 रुपए को हमको दो हिस्सा में बांटना है, जिसमें 2 रेशियो क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब ये 2:3 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? ये 2:3 लिखा हुआ है, तो पहला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन आप स्कूल के दौरान जब बनाते थे तो कैसे बनाते थे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा है तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले डिटेल, ताकि ये जो टर्म लिखा है ना कि के इज द कांस्टेंट टर्म, इसको आप कनेक्ट कर पाइए अच्छे से। टोटल 200 रुपए को आपको 2:3 में बांटना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि सर ये रेशियो तो अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म है, तो हम इसके ओरिजिनल फॉर्म को लिखेंगे। और ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग स्कूल के दौरान लिखते थे कि ये 2:3 है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म 2 के और इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म 3 के। कांस्टेंट टर्म को हमको जोड़ना पड़ता था, और जहां पे लिखते थे कि वेयर के इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर टोटल 200 रुपया है। टोटल का मतलब यह हुआ कि इन दोनों टोटल को अब हमको जोड़ना है। टोटल का मतलब क्या हुआ भाई? जोड़ना है, ऐड करना है। तो 2k + 3k
बराबर ये टोटल कितने के बराबर था? 200। तो क्या 2 और 3 को जोड़ने पे 5k होगा क्या? और ये 5k इक्वल्स टू क्या चला जाएगा? 200। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि k इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 40। k इक्वल्स टू क्या बन गया? 40 बन गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये k इक्वल्स टू 40, तो k तो हमारा कांस्टेंट टर्म था। अब k इक्वल्स टू 40 हुआ तो पूछा जाए कि फर्स्ट वाला शेयर कितना है। फर्स्ट वाला शेयर कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो 2k था, तो 2 इंटू में 40 करना था, तो 2 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। और पूछा जाए कि नहीं सर हमको सेकंड वाला हिस्सा बताइए, तो सेकंड वाला हिस्सा तो 3k था, तो 3 इंटू में 40 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन जो k लिखकर हम सॉल्व करते थे, ये सॉल्यूशन हम लोग, हाँ, फर्स्ट का 80 और सेकंड का 120। तो ये जो लिखने का तरीका था ना, ये भाई हम लोग का बचपन वाला प्रोसेस था। स्कूल के दौरान हम लोग ऐसे सॉल्यूशन करते थे कि हर बार के लिख के सॉल्व करते थे। बट इस कॉन्सेप्ट को अब हमको ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग समझना है। यहां तो आपको डिटेल सॉल्यूशन तो करना नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तब ध्यान से देखिएगा। सारा सॉल्यूशन सेम होगा, सारा सॉल्यूशन सेम होगा, बट यहां पे क्या होगा कि बोलने का और लिखने का तरीका हमारा चेंज होगा। सब सॉल्यूशन सेम होगा, जैसे ये सॉल्यूशन हो रहा है वही हो रहा है। अब हमको बस ये देखना है कि स्टेप रिड्यूस कैसे करें और हम उस चीजों को मेंटली कैसे हम लोग कनेक्ट कर पाए। तो अब हम लोग उस पर आते हैं। तो इतना तो ठीक था स्कूल वाला मेथड। अब इसी क्वेश्चन को, अभी रुक जाइएगा, अभी लिखिएगा लोग मत, अभी रुक जाइएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग ये बोलेंगे कि ठीक है, क्वेश्चन ये था कि टोटल 200 रुपया था, और ऐसे ही पूरे के पूरे अर्थमेटिक में सॉल्यूशन होगा। पूरे अर्थमेटिक का 7 चैप्टर के अंतर्गत हम लोग का अब ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। टोटल 200 रुपए को चूंकि 2 हिस्सा में बांटना है, और ये 2 हिस्सा में जो बांटना है, ये कैसे कैसे बांटना है, तो 2:3 में बांटना है। क्लियर? बचपन में हम लोग के मान के सॉल्यूशन करते थे, अब के को मानेंगे नहीं, मेंटली सॉल्व करेंगे। क्योंकि टोटल 200 रुपया है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों रेशियो को जोड़ देना है। टोटल तो रेशियो को जोड़ रहा है, तो 2 और 3 को जोड़ने पे कितना होगा? 2 और 3 को जोड़ने पे 5, 2 और 3 को जोड़ने पे यहां पे क्या आ रहा था? वही तो आ रहा था, 5k आ रहा था। बट यहां पे हमको के लिख के नहीं बनाना, हमको बस ऑब्जेक्टिव की तरह सोचना है। 2 और 3 को जोड़ने पे 5। फिर आपको क्या करना है, एक एरो को ड्रॉ कर। इस एरो को हमको क्या पढ़ना है, तो एरो को पढ़ना है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हमको ऐसे पढ़ना है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इसको रीड कैसे करेंगे? रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे आया 5, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल है कितने के बराबर? तो टोटल है 200 के बराबर। वही चीज हो रहा है, बट यहां पे लिखने का बस तरीका हम लोग बदल रहे हैं। हम लोग क्या बोले? रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे 5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 200 है। तो 5 से 200 होने में अब आपको देखना है कि 5 में हम कितना गुना करें कि ये 200 हो जाए। कितना गुना करें, तो मेंटली सोच के देखिए ना। 5 के टेबल से हम 20 को काटेंगे तो कितना होगा? 4। और यहां पे एक जीरो है, तो कितना गुना? 40। या जिनको नहीं समझ में आएगा वो रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए, 200 बटा में कितना? 5। वही चीज हुआ, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। आपको यह देखना है कि हम 5 में कितना गुना करेंगे कि ये 200 हो जाएगा, तो 40 गुना। इसी 40 गुना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ये कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या? यहां देखिए ना, के का वैल्यू वही 40 आया था, वही चीज को हम बिना लिखे हुए यहां पे ऐसे लिख दिए। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब ये हुआ कि इसके बाद आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, कुछ भी पूछे, अब आपको बस गुना में क्या करना है? 40 करना है। जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाता कि बताइए कि फर्स्ट शेयर कितना होगा, तो फर्स्ट हिस्सा तो 2 है, तो इस 2 में ही 40 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 जा कितना हो जाएगा? 80। पूछा जाए कि नहीं सेकंड हिस्सा कितना होगा, तो 3 में 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, जिसके बारे में पूछे। जैसे मान लेते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास लिखा हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसको आप लोग बनाइएगा। टोटल मान लेते हैं 9500 लिखा हुआ है। इस 9500 को 3 हिस्सा में बांटना है, 3 हिस्सा में बांटना है। पहला हिस्सा 5 है, दूसरा हिस्सा 11 है, और तीसरा हिस्सा लिखा हुआ है 3 है।
ठीक है भाई, तीनों हिस्सा। और हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, इसमें पूछ रहा है कि बी माइनस सी का शेयर बताना है। मतलब मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज था जिसमें यह कह रहा था कि टोटल हमारे पास 9500 रुपया 9500 रुपीज है। इस 9500 रुपीज को हमको तीन हिस्सा में बांटना है, और बांटने का तरीका था 5:11:3 था। ठीक। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस सी, यानी सेकंड और थर्ड शेयर के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले बोलेंगे क्योंकि टोटल 9500 है, तो हम इन तीनों रेशियो को पहले करने आपस में जोड़ेंगे, टोटल करेंगे। टोटल है भाई तो सब में बटेगा। तो 5 + 11 16 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। भाई रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे कितना आ रहा है 19 आ रहा है। फिर यहां पे एरो को ड्रॉ करेंगे, और इस एरो को पढ़ते थे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते थे, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम बोलेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे 19 है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल है वो है 9500। और फिर क्या चेक करते थे, फिर ये चेक करेंगे कि 19 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 9500 हो जाए। तो देखिए ना 95 को ही सिर्फ टारगेट कीजिए कि 19 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 95 हो जाएगा, तो 5, और लास्ट में डबल जीरो है तो डबल जीरो। यानी ये 500 मल्टीप्लीकेशन जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और ये कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या, कांस्टेंट टर्म का मीनिंग हुआ कि इसके बाद हमसे अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बस मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 500। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी का शेयर, अब ऐसा नहीं करेंगे कि बी का अलग निकालेंगे सी का अलग निकालेंगे फिर डिफरेंस करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। हां, अब हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि बी का शेयर यहां पे 11 है, सी का शेयर यहां पे 3 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस चाहिए। तो आप रेशियो में देखिए बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो 8 हो गया। और इस 8 में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म कितना 500। तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000। मतलब कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या हुआ कि एक बार जब हमको मल्टीप्लीकेशन पता चल जाएगा, हाँ सुनो ठीक है, एक बार जब मल्टीप्लाई पता चल जाएगा तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, बस हमको 500 मल्टीप्लाई करना। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ मंजू का भी सही है, इसरा सोनू सही है, ठीक है भाई। इतना समझ में आया सबको। इसके बाद हम लोग इस पे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं लैंग्वेज वाला, बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। डिटेल प्रोसेस में कैसे करना है और इसमें कैसे सॉल्व करना है, सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए। डिटेल प्रोसेस जो था वो हम लोग का बचपन वाला प्रोसेस ये था, इधर जो था ये हम लोग का ये बचपन वाला प्रोसेस था, और इस प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव में कैसे डील करना है वो यहां पे लिखा हुआ है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा मेहनत सोनू इसरा ज्यादा मेहनत इस पे नहीं करना, बस जितना बता रहे हैं ना भाई और जितना क्वेश्चन कराएंगे ना बस एक बार उसको कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लिए। हम लोग जैसे ही रेशियो खत्म होगा अगले क्लास में रेशियो का प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े उससे हमसे क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इतना मेहनत करना है, करंट अफेयर्स कीजिए लोग, हिस्ट्री पॉलिटी इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है क्या। हाँ शुभम ठीक है, चलिए डन हो गया, शुभम का भी बाकी लोग का भी हो गया। हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं, जितना अभी हम लोग पढ़े ना, अभी हमारा टॉपिक क्या था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल का क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल में कौन कौन सा क्वेश्चन है पहले हम एक बार निकालते हैं, उसके बाद
चलिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल का एक बेसिक क्वेश्चन यहां पे आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। अभी जितना पढ़े हैं लोग, हम लोग उसी की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल में एक क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ 950। आपके पास भाई टोटल कितना रुपया है, तो टोटल रुपया कह रहा है 950 रुपया है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए यहां पे क्या लिखा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग एबीसी। मतलब ये लैंग्वेज को देखिए, मैथ्स में अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है ना भाई, अर्थमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेस, अर्थमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए लैंग्वेज को तोड़ के पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो कहानी टाइप नहीं कि हम पूरा ऐसे 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 पढ़ने लगे, अब एक बार पूरा पढ़े, अब फिर सॉल्यूशन करने के लिए फिर से आपको पहला लाइन पढ़ना पड़े। तो पहले आपको क्या करना है, जितना लिखा हुआ है उतने को समझना है, और क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है ये सारा का सारा चीज हम लोग समझाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ब्रेक कैसे करना है। तो ब्रेक ये करना है कि भाई हमको ये पता चला कि 950 रुपया है, और इस 950 रुपए को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी, मतलब 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 950 रुपए को जो 3 हिस्सा में बांटना है, वो हिस्सा क्या कह रहा है, हिस्सा ये कह रहा है कि पहले हिस्सा को 5, दूसरे हिस्सा को 11 और तीसरे हिस्सा को कितना 3, ये पूछ रहा है। तो यहां से हम क्या पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं कि भाई टोटल 950 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले आप रेशियो को टोटल कीजिए। रेशियो को टोटल करेंगे तो ये टोटल कितने के बराबर होगा, 19, और ये 19 रिप्रेजेंट करेगा कितने रुपए के बराबर, 950। यही पढ़े थे भाई अभी। 19 से 950 होने में कितना मल्टीप्लाई होगा, 50 गुना, और इस 50 गुना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ कि इसके बाद आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, नन ऑफ दीज, कुछ लोग का आंसर आ भी गया, अब इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमको तो बस मल्टीप्लाई 50 करना है। तो मल्टीप्लाई 50 करना है, तो जरा देखिए तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। यानी हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और ए के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए ना, बी कितना है यहां पे 11, ए कितना है यहां पे 5, तो डायरेक्ट हम डिफरेंस लेंगे, 11 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6, डायरेक्ट ले लिए। और इस 6 में भी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 50। तो 6 इंटू 50 करेंगे तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 300 हो जाएगा क्या। हाँ चलिए, सोनू, शुभम, शरीफ, मंजू, चलिए सबका आंसर ठीक है। भानु, सबका आंसर सही है भाई। मंजू एक छोटा सा सुधार कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, आप मिला लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर इतना सर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीनिंग समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो गया। अब हम लोग का अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा अरेंजमेंट ऑफ रेशियो। चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, अरेंजमेंट ऑफ रेशियो। अरेंजमेंट मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा अरेंजमेंट ऑफ रेशियो। अरेंजमेंट ऑफ रेशियो, जब हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे लास्ट क्लास में पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वहां हम लोग डिस्कस किए थे, बट आज हम लोग प्रॉपर पूरे के पूरे स्टार्टिंग से करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन का कुछ लैंग्वेज देगा, और उस लैंग्वेज में क्या होगा ना कि अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब एक हिस्सा अलग लिखा हुआ है, एक कोई और अलग लिखा हुआ है, तो उसको हमको पहले क्या करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है। ये अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होगा, तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोसेस में बेसिकली अगर देखिएगा तो 4 टाइप का आपके पास लैंग्वेज मिलेगा। तो पहला लैंग्वेज क्या है भाई, पहला लैंग्वेज ये मिलेगा A/B इक्वल्स टू लिखा हुआ मिलेगा 5/3, और फिर लिखा हुआ मिलेगा B/C इक्वल्स टू लिखा हुआ मिलेगा 2/7। मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आपको अरेंजमेंट करना है, सब पे हम लोग आएंगे बारी बारी से कि ये अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है। दूसरा लैंग्वेज क्या, दूसरा लैंग्वेज ये है कि जैसे मान लेते हैं कि A/B लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2/3, फिर कहेगा B/C इक्वल्स टू मान लेते हैं 4/5, और फिर क्वेश्चन में कहेगा C/D इक्वल्स टू मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, ऐसे लिख रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अरेंजमेंट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज,
तीसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज है ए बटा में बी इक्वल्स टू बी बटा में सी इक्वल्स टू 4/5 मान लेते हैं। और एक चौथा लैंग्वेज हमारे पास क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो चौथा लैंग्वेज मिलेगा 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c। मतलब अब जब क्वेश्चन का आप लैंग्वेज पढ़िएगा ना, तो रेशियो वाले चैप्टर में क्या होता है कि इस चार कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले समझते ये है कि ये अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है। अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कह दे कि टोटल आपके पास 2000 रुपया है, उस 2000 रुपए को हमको 3 हिस्सा में बांटना है, ए हिस्सा, बी हिस्सा और सी में। टोटल 2000 को 3 हिस्सा में बांटना है। बट ये जो बांटने का तरीका है ना, वो कह देगा ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:3 और बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2:7। मतलब ये अलग अलग टुकड़ा में ये बांट के लिखा हुआ है। तो अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो अलग अलग हिस्सा में लिखा है ना, आपको इन हिस्सा को एक रेशियो में कन्वर्ट करना है, अलग अलग हिस्सा में नहीं लिखना है। एक हिस्सा में मतलब हुआ कि ये 2 लाइन के क्वेश्चन को आपको एक लाइन में लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये जैसे यहां पे आपको ये 3 लाइन में ये जो रेशियो अलग अलग आपको अरेंज किया है, तो आपको क्या करना है, एक ही लाइन में अरेंज कर देना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो अरेंजमेंट का मतलब ये होता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करें, अगर हम फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करें, तो अरेंजमेंट का मतलब ये, पहले आप इसमें देखिए तो कितने तरह का टर्म यूज हो रहा है। तो ए है, फिर यहां पे बी है और एक तीसरा नाम यहां पे सी लिखा हुआ है। तो अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि हमको यहां पे लिखना है ए बी और सी लिख देना है। ठीक है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन एक जैसा है, तो हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेके चलते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अरेंजमेंट में नाम देखे तो जरा कौन है, ए है, फिर यहां पे बी है, फिर यहां पे एक तीसरा नाम सी है और एक चौथा नाम डी है। तो हमको जब अरेंज करना होगा तो हम लोग लिखेंगे ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया और यहां पे कौन हो गया, डी। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक ही लाइन में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ है ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:3 का मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे ए है तो ए का वैल्यू हमको 5 लेना है, और दूसरे नंबर पे बी है तो बी का वैल्यू हमको क्या लेना है, 3। तो बस सामने सामने लिखना है, ए के सामने लिखेंगे 5 रेशियो बी के सामने क्या लिखेंगे, 3। क्लियर। जब हम दूसरे लाइन पे आएंगे ना, तो दूसरे लाइन पे क्या कर रहा है कि b का वैल्यू 5 है तो c का वैल्यू क्या है, 7। तो दूसरे लाइन पे जब हम आएंगे तो इस लाइन को छोड़ के इसके नीचे लिखना है। तो नीचे में क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है, 7। और इसके बाद हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। जैसे मान लेते हैं अगर हमको यही क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना होता, तो सेकंड में हम लोग क्या बोलते हैं कि a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू कितना है, 3। तो a के सामने लिखते 2 और b के सामने हम क्या लिख देते हैं, 3। दूसरे लाइन में आएंगे तो b का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इस लाइन को छोड़ के लिखेंगे b के सामने 4 और c के सामने लिखेंगे 5। और फिर इसमें c रेशियो d है तो c का वैल्यू 3 तो d का वैल्यू कितना, 2। तो इस लाइन को छोड़ के इसके नीचे लिखेंगे c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू कितना, जितना डाटा बोला उतने डाटा को हम लोग यहां पे लिख दिए। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में यह ध्यान रखना है कि भाई यहां पे टोटल प्लेस कितना है, 1 2 3, 3 प्लेस है, जबकि फील्ड तो मात्र 2 ही प्लेस है। ये प्लेस ब्लैंक स्पेस रह गया, यहां पे ये ब्लैंक स्पेस था, इसमें देखिए ना 2 प्लेस ब्लैंक स्पेस रह गया। तो आपको सारे प्लेस को भरना है, सारे प्लेस को भरना है। भरने का तरीका क्या होगा कि ये जो भी ब्लैंक स्पेस है ना, जैसे यहां पे ब्लैंक स्पेस है तो इसका पड़ोसी नंबर जो है ना, इसी को यहां पे रिप्लेस करना है। तो पड़ोसी में 3 था तो इसीलिए 3 को यहां पे रिप्लेस करेंगे। यहां पे ये ब्लैंक स्पेस है तो इसका पड़ोसी में कौन चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा। मतलब जो इसका पड़ोसी नंबर है उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आप भी कॉपी पे जब बनाइएगा तो एरो को ऐसे ही रख के लिखना है। अभी देखते हैं मंजू कितना आ रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में तो 2 ब्लैंक स्पेस है और इन दोनों का पड़ोसी 3 है, तो यहां पे भी 3 को रिप्लेस करेंगे और यहां को भी हम 3 में ही रिप्लेस करेंगे। यहां ब्लैंक स्पेस है तो इसके पड़ोसी में यहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 4। और यहां पे एक ब्लैंक स्पेस है तो इसका पड़ोसी में कौन चला जाएगा, 5। यहां पे 2 ब्लैंक स्पेस है तो दोनों में कौन सा नंबर रिप्लेस होगा, 3। सारे ब्लैंक स्पेस को भरना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद
सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना 10, 3 2 जा कितना 6 और 7 3 जा कितना 21। तो पहले क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट हुआ वो ये रेशियो हुआ। मतलब अगर क्वेश्चन कह देता कि टोटल 5,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में, तो पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा तो पहले आपको बेसिक में आपको कन्वर्ट करके इतना लाना होगा, पहले ये स्टेप करना होगा, और इसके बाद हम भले बोलेंगे कि इन तीनों को जोड़ने पे ये 5,000 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को सारा अरेंजमेंट हो गया तो सामने सामने गुना करा दीजिए, तो 2 4 जा 8 3 जा 24, यहां पे 36 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 30 हो जाएगा और यहां पे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये 45 हो जाएगा, यहां पे आपका 45 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या ये आंसर सही है क्या? देखिए तो ये आंसर अभी भी गलत है हम लोग का। सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है, लेकिन रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता क्या था? रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता था कि कट छट के अपने आप में लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए। ये हम सॉल्यूशन बिल्कुल सही किए हैं, बट हमारे पास जो ऑप्शन होगा ना, हाँ सेकंड कट भी करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोली मंजू। अब ये अरेंजमेंट तो सही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई 3 का टेबल से ये सारे के सारे नंबर हमारा कट हो रहा है, तो 3 के टेबल से जब कट करेंगे तो उसके बाद हम अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 के टेबल से काटेंगे तो 8, 3 के टेबल से काटेंगे 12 और 3 के टेबल से काटेंगे 15, 3 के टेबल से काटेंगे 10। तो जो फाइनल जो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा ना, वो ऑप्शन आपका इस फॉर्मेट में दिया होगा, अपने सबसे लोएस्ट फॉर्मेट में। तो चलिए पहला और दूसरा को जल्दी से लिखिए लोग, उसके बाद बताते हैं कि लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे रहेंगे। जैसे ही ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग इसका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज में ये कवर होगा। हो गया? भागना तो बिल्कुल नहीं है भाई सी सेट से, क्योंकि भाग के कीजिएगा क्या, यहां भागिएगा एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, और सी सेट में अगर आपका क्रॉस लगा तो फिर सारा का सारा पेपर वेस्ट हो गया। तो इसीलिए भागना नहीं है, जितना चीज है भाई हमको कवर तो करना ही पड़ेगा। चले भाई, तो पहला दूसरा तो हो गया सर। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, a बाई बी बराबर b बाई सी बराबर 4/5 लिखा हुआ है। क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि चूंकि हमको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो यहां पे 3 नाम है, तो हम a लिखेंगे, फिर दूसरा नाम b लिखेंगे और तीसरा नाम c लिखेंगे। अरेंजमेंट तो करना है, तो हम क्या करते हैं ना, ये बीच वाले हिस्सा को पहले ढक लेते हैं। भाई सब बराबर है तो हम बीच वाले हिस्सा को ढक लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि a के सामने वैल्यू 4 लिखा है तो b के सामने वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो हम a के सामने यहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, a के सामने हम रिप्लेस करेंगे 4 रेशियो, b के सामने क्या रिप्लेस करेंगे 5, a रेशियो b हो गया। अब हम a वाले को ढक लेते हैं सर, a वाले को ढकेंगे तो क्या बनेगा, b का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू कितना है 5 है। तो क्या बोले थे कि इस लाइन को छोड़ के इसके नीचे, तो इसके नीचे लिखेंगे b के सामने 4 और c के सामने कितना 5। क्लियर सर? अब हम क्या करेंगे भाई, अभी तो पढ़े थे कि भाई जितना ब्लैंक स्पेस है सबको तो हमको भरना है, तो यहां पे ब्लैंक स्पेस था तो इसका पड़ोसी नंबर कौन है, तो 5 यहां जाएगा, और ये भी ब्लैंक स्पेस है तो इसका पड़ोसी नंबर कौन है 4, तो यहां भी 4 चला जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 और 5 5 जा कितना 25। तो ये इसका क्या बनेगा अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा आपका एक था, ये चौथा पैटर्न जो है ना ये अलग है। अब जब इक्वल्स टू में इस पैटर्न पे दिया होगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, a रेशियो b रेशियो c, तो ये डायरेक्ट निकल जाता है 16 20 25, हाँ सही है आपका। इसको कैसे करेंगे, तो a का हिस्सा क्या होगा ना, तो a वाले पोर्शन को ढक लेंगे, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 रेशियो, बी वाले हिस्सा को ढक लेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 रेशियो, और सी वाले हिस्सा को ढक लेंगे तो 4 3 जा कितना होगा 12। तो यही इसका क्या हो जाएगा अरेंजमेंट। तो चौथे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास इक्वल्स टू के फॉर्मेट में दे देगा तो ए की जगह पे क्या होगा, तो ए को ढक लेंगे, बी की जगह पे क्या होगा तो बी को ढक लेंगे, और सी की जगह पे क्या होगा तो सी को भी हम लोग ढक लेंगे।
क्लियर सर इतना? चौथा नंबर, जैसे ए बी सी की जगह पे क्या होगा, तो ए वाले को ढक लीजिए, तो जो बचा हुआ है ना इसके नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और 4 दिख रहा है नंबर, तो 5 4 जा 20। बी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो बी को ढक लीजिए, 5 3 जा 15। और सी की जगह पे क्या होगा, तो सी को ढक लीजिए, तो 4 3 जा 12। क्लियर भाई सबका, ऑनलाइन वाले? चलिए सबका मैसेज आ गया, डन। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया सर हम लोग का चैप्टर का कॉन्सेप्ट हुआ, बट क्वेश्चन कैसे इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे रहेगा, अब उसको करते हैं। हाँ क्लियर भाई, चलिए सर हो गया आप लोग का भी। अब हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन हम लोग का रहता है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन जरा जल्दी से आप लोग बना के देखिए। तो अभी हम लोग ये पढ़े थे ना कि ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी लिखा है, सी रेशियो डी लिखा हुआ है, और पूछ रहा है सर कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो निकाल के जल्दी से जरा देखिए तो ये क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं कहीं कभी भी आपके पेपर में, ये कभी इतना आसान नहीं पूछेगा। बट अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, और दिया हुआ है, तो इसको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से सबको निकाल के देखिए तो क्या क्या आ रहा है। यही पढ़े थे कि जितना नाम होगा ना सारे नाम को हम लोग को पहले लिखना होता है। ए रेशियो बी, चलिए आप लोग भी बनाते चलिए, ए रेशियो बी, तो ए का वैल्यू हम बोलेंगे 3 है, तो बी का वैल्यू हम क्या बोलेंगे 4। तो सामने सामने लिख दीजिए, 3 रेशियो कितना 4। बी रेशियो सी है, तो बी का वैल्यू 5 होगा, तो सी का वैल्यू कितना होगा 7। तो एक लाइन को छोड़ के ना लिखते थे कि बी का वैल्यू 5 होगा तो सी का वैल्यू कितना 7। और फिर लास्ट में सी रेशियो डी लिखा हुआ है, तो सी का वैल्यू हमको 3 लेना होगा, तो डी का वैल्यू हमको 5 लेना है। तो अब इसके सामने भी एक और वैल्यू लिख देंगे, तो सी के सामने हम लिखेंगे 5, और डी के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी सी रेशियो डी 3 रेशियो 5 है ना, तो सी के सामने लिखेंगे 3 रेशियो डी के सामने कितना 5। और इसके बाद का प्रोसेस क्या था कि जितना भी ब्लैंक स्पेस खाली है सारे प्लेस को हमको फिल करना है। तो सारे प्लेस में यहां तो दो दो प्लेस खाली था, तो इन दोनों नंबर का पड़ोसी नंबर को हम फिल करेंगे। यहां पे ब्लैंक स्पेस खाली है तो 7 फिल करेंगे, यहां पे ब्लैंक स्पेस खाली है तो यहां पे 5 फिल करेंगे, और यहां पे दो दो ब्लैंक स्पेस खाली है तो 3, और यहां पे भी क्या होगा 3। क्लियर सर इतना? और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 जा 45, ये बनेगा 60 बनेगा, 21 4 जा 84, और 35 4 जा 140 हमारा आंसर बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि ये किसी भी टेबल से कटने वाला है नहीं। हाँ बिल्कुल सही, सबका शुभम मंजू इशरा सबका सही था आंसर। क्लियर सर ये वाला, क्योंकि ये किसी नंबर से कटेगा नहीं तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ अगर ये कटता किसी नंबर से तो बोलते कि इसको भी हम लोग अपने लोएस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इतना हिस्सा समझ में आ गया सर हम लोग का कि ये अरेंजमेंट ऑफ रेशियो का मतलब क्या, कि जो अलग अलग ये जो 3 4 लाइन जो अलग अलग लिखा है आपको उसको एक ही लाइन में लिख के कन्वर्ट करना है। यही हमारा क्या था, अरेंजमेंट ऑफ रेशियो था। क्लियर? चलिए अब इसका लैंग्वेज वाला देखते हैं। और चलिए सर, अब जो हम लोग क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा है। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सम ऑफ, यहां पे रुपीज है, अ सम ऑफ 370, मतलब हमको ये समझ में आ रहा है ना कि टोटल हमारे पास 370 रुपया है, और इस 370 रुपए को डिवाइडेड अमॉन्ग एबीसी कितना हिस्सा में बांटना है भाई
तो 3 हिस्सा में बांटना है। लेकिन ये जो बांटने का तरीका है, ये बांटने का तरीका कैसे कर रहा है, ए अपॉन बी शेयर इक्वल्स टू बी अपॉन सी शेयर इक्वल्स टू 3/4 लिखा है। मतलब ये कह रहा है कि जो बांटना है ना सर, वो ऐसे लिखा है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू 3/4 लिखा हुआ है, यही लिखा है सर। और फिर कह रहा है कि देन फाइंड द शेयर ऑफ एबीसी। ये तो सर बाद का मुद्दा है कि फाइंड द शेयर ऑफ, फाइंड तो कुछ भी पूछ सकता है, मेन तो हमको ये समझना है कि जो लैंग्वेज लिखा है उसका मीनिंग क्या है, फाइंड तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम क्या बोलेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो ऐसे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको हमको एक लाइन में अरेंज करना है। और एक लाइन में अरेंज करने का मतलब हुआ ए बी और सी को हमको एक लाइन में ही लिखना है। तरीका क्या बताए थे सर, कि बराबर है ना, इस लाइन को ढक लीजिए। हम ये बोलेंगे कि ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 4। तो यहां पे अरेंज करेंगे, ए के सामने लिखेंगे 3 रेशियो बी के सामने क्या लिख देंगे, 4। फिर हम इस लाइन को ढक लेंगे। इसके बाद क्या बोलेंगे कि बी का वैल्यू 3 है तो सी का वैल्यू कितना है, 4 है। तो इस लाइन को छोड़ के लिखेंगे बी का वैल्यू 3 तो सी का वैल्यू कितना, 4। और इसके बाद हम एक लाइन को ये ड्रॉ करेंगे। अब जरा देखिए, सारे ब्लैंक स्पेस को तो भरना है, तो इसका पड़ोसी कौन चला जाएगा, 4। इसका पड़ोसी कौन चला जाएगा, 3। यही था सर। तो क्या 3 3 जा 9 होगा क्या, 4 3 जा 12 और 4 4 जा कितना, 16। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमको क्या सोचना है, हमको यह सोचना है कि ठीक है ये वाला हिस्सा तो निकल गया, लेकिन अब हम बोलेंगे कि टोटल जो 370 रुपया है अब हमको इस रेशियो में बांटना है, अब हमको इस तीनों को जोड़ना है। तो जरा जोड़ के देखिए, तो 16 12 28 और 9 को जोड़ेंगे, क्या 37 आ रहा था क्या रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे। और ये जो 37 है ये रिप्रेजेंट करेगा 370 को, मतलब 37 रिप्रेजेंट करेगा 370 को। कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई। और इसी 10 के बारे में तो पढ़े थे कि ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। एक बार जब कांस्टेंट टर्म पता चल गया तो इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हमसे बस 10, तो कह रहा था कि ए का शेयर बताइए, तो ए का शेयर यहां 9 है, तो 9 में भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या 9 10 या 90 होगा क्या, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, डी सोनू इसरा सबका सही है, नहीं मंजू शुभम सोनू क्लियर सर। ये वाला क्या आ गया था, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक बार खुद से सॉल्व कीजिए लोग। क्वेश्चन कह रहा था कि 7500 है टोटल, और इस टोटल को एबीसी में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे बांटना है, तो बांटने का कह रहा है कि ए शेयर टू द बी शेयर इन द रेशियो। मतलब एक इंफॉर्मेशन कह रहा है कि जो बांटने का तरीका होगा वो ए और बी का शेयर का रेशियो लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, 5:2। और फिर कह रहा है कि बी और सी के शेयर का रेशियो लिखा हुआ है, तो B/C। और ये B/C का शेयर कितना लिखा हुआ है, 7:13। और फिर हमसे कह रहा है कि ABC का में B का हिस्सा कितना होगा। तो चलिए निकाल के एक बार देखिए लोग। शुभम सोनू सबका आंसर आ गया 1400। आप लोग निकाल के देखिए कितना आ रहा है, कितना 1400। तो सबसे पहले तो भाई हमको अरेंजमेंट करना था। अरेंजमेंट में क्या बोला है कि हम यहां से ए बी और सी को एक लाइन में अरेंज करेंगे। तो ए के सामने लिखेंगे 5:2, और फिर जो दूसरा लाइन लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 7 कितना 13। और अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट में हम लोग ये पढ़े थे कि ये ब्लैंक स्पेस था तो इसका पड़ोसी में 2 चला जाएगा, ये ब्लैंक स्पेस है तो इसके पड़ोसी में 7। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 13 2 जा कितना 25।
6। अब हम यहां से बोलेंगे कि भाई टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो टोटल तो 7500 है, तो इन तीनों रेशियो को आपस में जोड़ेंगे। तीनों रेशियो को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 75, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 7500 को। कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 100 टाइम्स। 100 को हम लोग बोलते थे कांस्टेंट टर्म, और इसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 100 से। तो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो बी का हिस्सा तो यहां 14 है, तो 14 में भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1400। ठीक है, क्लियर सर इतना? चलिए, हाँ ठीक है भाई। मोहम्मद शरीफ, मंजू, सोनू, शुभम, इशरा, सबका सबका सही है। शुभम, सबका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन का ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो एक बार जरा पढ़ के देखिए तो क्वेश्चन में क्या। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा सॉल्यूशन है इसका। क्या कुछ क्लियर हो पा रहा है लैंग्वेज? क्वेश्चन कह रहा है कि किंग शेरू हैज ऑर्डर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्पल्स। मतलब एक कोई किंग शेरू था जो ऑर्डर देता है, किस चीज का ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है किस चीज का भाई, तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्पल, यानी बंटवारा करना है। अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, और कैसे बंटवारा करना है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। मतलब क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में ये बताया जा रहा है। कह रहा है कि फॉर एवरी 20 एप्पल्स, एक डाटा हमको मिला 20, फॉर एवरी 20 एप्पल्स द एलिफेंट गेट्स। मतलब कह रहा है कि एलिफेंट है और इस एलिफेंट को कितना मिलने वाला है, शेयर, तो 20। एलिफेंट के सामने हम क्या लिख देंगे, तो 20। एलिफेंट के सामने 20 लिख दिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है द जेब्रा शुड गेट 13 एप्पल। एक और इंफॉर्मेशन मिला, अगर हाथी को 20 मिलेगा तो जेब्रा को कितना मिल रहा है, तो एक दूसरा नाम आया भाई किसका, तो जेब्रा को मिलेगा 13। दूसरा इंफॉर्मेशन भी पता चल गया। और फिर कह रहा है एंड द डियर शुड गेट 8 एप्पल्स। और डियर मतलब एक तीसरा नाम मिला डियर, जिसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 8। क्लियर सर इतना? जैसे जैसे डाटा बोला, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। मैथ्स में तो यही तो फायदा है कि लैंग्वेज को एलिमिनेट कीजिए, जो हमारे काम का जो डाटा है बस हमको उससे लेना देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किंग शेरू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है एप्पल्स को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू 20 एप्पल्स द एलिफेंट गेट्स, यानी हाथी को कितना मिलेगा, 20। जेब्रा को कितना मिल रहा है, 13। और डियर को कितना मिलेगा, 8। तो भाई हमको बंटवारा कैसे करना है ये तो हमको पता चल ही गया कि कैसे कैसे बांटना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है नाउ हिज सर्वेंट सांबा जयकाल इज इन इट फिक्स। मतलब जो बंटवारा करना है ना वो सांबा को बंटवारा करना है, ऑर्डर दे चुका है, राजा ऑर्डर दे चुका है। कैन यू हेल्प हिम बाई टेलिंग हाउ मच शुड ही गिव टू द एलिफेंट। यानी जो इस क्वेश्चन में आंसर पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि हाथी को टोटल कितना मिलेगा इफ देयर वर 820 एप्पल्स इन अ टोटल। कैसे हम लोग बोल रहे थे कि टोटल 7500 रुपीज है, यहां 75 नहीं, यहां कह रहा है कि उस राजा के पास टोटल 820 एप्पल था, 820 एप्पल था, और उस टोटल 820 को 3 हिस्सा में बांटना है, एलिफेंट, जेब्रा और किसमें, डियर। तो क्या अब हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि जब हमको रेशियो पता चली गया तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। और तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो 20 और 13 कितना होगा, 33, और 8 कितना, 41। क्या ये 41 जो है, क्या ये 41 जो है 41 रिप्रेजेंट करेगा क्या 820 को? ऐसे ही ना अभी पढ़े हैं लोग हम लोग, 41 रिप्रेजेंट करेगा 820। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 टाइम्स। और इसी 20 को हम लोग क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हाँ चलिए ऑनलाइन में आ गया सबका आंसर, सोनू, शुभम, शरीफ, सबका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये बोलेंगे कि इसके बाद हमसे एलिफेंट के बारे में पूछ रहा है, तो भाई जब इसमें 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या
एलिफेंट में भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो 20 और इनटू में 20 करेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो हम लोग का कौन सा होगा? 400। क्लियर? हो गया था सर आप लोग का भी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बनाइए 11 नंबर क्वेश्चन। सम ऑफ थ्री नंबर से इज 105, यानी क्वेश्चन है कि टोटल तीन नंबर का सम है 105। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड 2:3 एंड द बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 4:5। मतलब पहले और दूसरे बीच का रेशियो लिखा हुआ है 2:3 लिखा हुआ है, और सेकंड और थर्ड के बीच का भी रेशियो आपको लिखा हुआ है 4:5 लिखा हुआ है। दो अलग अलग रेशियो है। तो पहले इसको एक में कंपाइल कीजिए, A:B:C कितना आएगा? कितना? अलग अलग जो हिस्सा में जो बंटवारा किया है कि पहले हमको क्या करना है, एक हिस्सा में इसको बांटना है। चलिए 36 आंसर आ रहा है, बाकी और कोई भी? थर्टी सिक्स। चलिए मतलब 36 फाइनल हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ राइट आंसर 36 हो सकता है। तो अरेंजमेंट में हम लोग क्या पढ़े कि एक लाइन में बनाया जाए, तो 2:3 ये पहले लिखा हुआ है, यानी पहला हिस्सा 2 तो दूसरा हिस्सा होगा 3। और दूसरा कह रहा है 4:5, यानी सेकंड बी का हिस्सा 4 होगा तो सी का हिस्सा कितना होगा? 5 होगा। तो चलिए अब इसका अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई इसका पड़ोसी जो भी नंबर है उसको यहां रिप्लेस कीजिए, और इसका पड़ोसी जो भी नंबर है वो उसको यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। सारा रिप्लेसमेंट तो हो गया। रिप्लेसमेंट हो गया तो 4 2 8, 4 3 12 और 5 3 15। अब हम ये बोलेंगे कि जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके बाद से अब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब इन तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे, तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 35, और ये 35 रिप्रेजेंट करेगा 105 को। कितना मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। और जब इसमें 3 गुना होगा तो कह रहा है कि देन फाइंड द सेकेंड नंबर। तो भाई सेकेंड नंबर तो 12 है, तो 12 में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा कितना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? हाँ सबका ठीक है आंसर, 36 सबका आंसर सही था। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए कितना आता है, उसके बाद फिर बताते हैं। आप लोग इससे पहले वाला अटेम्प्ट दिए थे कि नहीं, यूपीएससी वाला? इससे पहले मतलब इस बार फर्स्ट होगा आप लोग का? अच्छा 3 अटेम्प्ट हो चुका। क्वेश्चन कह रहा था कि डिवाइड 1162, टोटल हमारे पास 1162 रुपया, और बंटवारा करना है, डिवाइड लिखे या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनटू 3 पार्ट्स। मतलब ये जो बंटवारा करना है वो 3 हिस्सा में है। तो चलिए एक हिस्सा में ए मान लेते हैं, दूसरा हिस्सा बी मान लेते हैं, और तीसरा हिस्सा सी मान लेते हैं। यहां तक तो ठीक है। सच दैट 4 टाइम्स द फर्स्ट, टाइम्स का मतलब आपको याद होगा बचपन में हम लोग मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब पहली संख्या का 4 गुना। 280 आंसर आ रहा है इसरा। चलिए देख लेते हैं। पहली हिस्सा का 4 गुना, तो 4 टाइम्स ऑफ ए को 4 ही लिखेंगे।
इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सेकेंड, ये बराबर है किसके, तो 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड यानी कि 5b के। क्लियर सर? एंड 7 टाइम्स द थर्ड, और ये बराबर है किसके, 7 टाइम्स द थर्ड यानी कि इसके। समझ में आया भाई? इतना हिस्सा तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई चलिए ये तो हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन का लैंग्वेज हो गया कि 4a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 7c, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट। का मतलब ये हुआ कि अब हमको जो बंटवारा करना है वो a रेशियो b रेशियो किस में बंटवारा करना है, c। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले एबीसी तो निकालना होगा। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे, जो 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसी का ये चौथा वाला टाइप था। क्या पढ़े थे कि सर ए का हिस्सा निकालना होगा ना, तो पहले लाइन को ढक लेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा 35 होता है रेशियो। बी का हिस्सा क्या होगा, तो 7 4 जा 28 होगा। और सी का हिस्सा क्या होगा, तो 5 2 जा कितना 20। सब तो निकल गया सर। और इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि इन तीनों को अब जोड़ना पड़ता है, तो चलिए तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितने के बराबर हो जाएगा, 83 के बराबर। और ये 83 रिप्रेजेंट कर रहा है 1162 को। 83 रिप्रेजेंट कर रहा है 1162 को। कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। और इसी 14 टाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि कांस्टेंट टर्म। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो देखिए ना, देख के इन तीनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा तो हमको 20 नजर आ रहा है। और 20 का ही हमको स्मॉलेस्ट पूछेगा तो इसमें भी 14 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 20 करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसरा आपका सही था। ठीक है, चलिए शुभम का भी हो गया। चलिए इस पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 12 नंबर, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना आ रहा है। कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 275, 3 नंबर का सम है 275। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 3:7, फर्स्ट और सेकेंड के बीच का रेशियो कह रहा है 3:7 है। बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का रेशियो तो 2:5 है। देन फाइंड द सेकेंड नंबर। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो पहले वही काम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा सर। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तीनों हिस्सा तो पहले निकालना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच का रेशियो कह रहा है 3:7, 70। चलिए देख लेते हैं। बी और सी का रेशियो बोला है 2:5, तो 2 कितना 5। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट है तो सबके पड़ोसी नंबर को यहां पे 7 से रिप्लेस करेंगे और इसके पड़ोसी नंबर को यहां पे 2 से रिप्लेस करेंगे। तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 7 5 जा कितना 35। सब नंबर को हम लोग लिख दिए। और सारे नंबर को लिखने के बाद हम लोग ये बोलेंगे कि अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। तीनों को आपस में जोड़ने का मतलब हुआ 55, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 275 को। ठीक, अब 270 और टोटल कितना है 275, तो कितना मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई इसमें होगा 5। जैसे ही 5 मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि सेकेंड नंबर तो 14 है, तो 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा कितना 70। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा तो था हम लोग का अरेंजमेंट वाला टॉपिक और डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक के बेसिस पे।
अब इस रेशियो का कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह के क्वेश्चन पूछ देगा, तो टाइप्स ऑफ रेशियो के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि रेशियो का कितने टाइप का ये क्वेश्चन होता है। इतना तक हम लोग थ्योरी पढ़े हुए थे। इसी में आगे अब लिखिए टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ गए भाई, अब लिखना है टाइप्स ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ रेशियो, क्योंकि अब स्टेटमेंट में कुछ भी कह सकता है, तो बहुत बेसिक है भाई। टाइप्स ऑफ रेशियो में जैसे मान लेते हैं ए रेशियो बी लिखा हुआ है, और इस रेशियो का टोटल कितने टाइप है, तो टोटल 6 टाइप है। ये 6 टाइप में कौन कौन सा आएगा भाई, तो पहला जो टाइप आएगा इसका, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो पहला हुआ। दूसरा जो टाइप आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। टोटल 6 टाइप है, जिसमें हम लोग बोलेंगे दूसरे को ट्रिप्लीकेट रेशियो। तीसरा जो टाइप होगा इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। और चौथा जो टाइप होगा इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो टोटल जो हम लोग का जो दिख रहा है ना, ये टोटल हम लोग का जो दिख रहा है वो टोटल 4 टाइप का ये दिख रहा है। इस टोटल 4 टाइप में जो पांचवा जो टाइप होने वाला है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट हो गया। इसके बाद हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो। और लास्ट वाले को जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो टोटल रेशियो का कितने टाइप्स होते हैं, तो टोटल 6 टाइप होता है। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, लेकिन चूंकि यूपीएससी के पैटर्न में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है आपका, तो उस स्टेटमेंट वाले में ये यूज हो सकता है कि आपका पड़ जाए। अब ये डुप्लीकेट रेशियो, जैसे मान लेते हैं ए रेशियो भी लिखा हुआ है कुछ भी, और कह रहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। कैसे स्टेटमेंट में रहता है कि ट्रू है या फॉल्स है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पूछ तो कुछ भी सकता है बेसिक। तो डुप्लीकेट रेशियो अगर हमको निकालना होगा तो जरा सोच के देखिए, जैसे हम हैं और मेरे जैसा ही सेम टू सेम एक और है, कैसे बोलते हैं ट्विंस है, मतलब सेम टू सेम है। तो जब आपसे अगर डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पूछेगा तो आपका जो सॉल्यूशन का आंसर होगा वो होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। भाई डुप्लीकेट है तो मेरे जैसा 2 आदमी है, तो यहां ए बी है, तो हमको क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर रेशियो में क्या लिखना होगा, बी स्क्वायर। नाम से देखिए ना ट्रिप्लीकेट लिखा हुआ है, तो ट्रिप्लीकेट मतलब 3 आदमी होगा, मेरे जैसा 3 आदमी है। तो जब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना होगा तो ट्रिप्लीकेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए क्यू, रेशियो में क्या लिखेंगे, बी क्यू। भाई ट्रिप्लीकेट है तो कहीं ना कहीं 3 आदमी दिख रहा होगा, तो इसी कारण से हम लोग क्या किए, ए क्यू रेशियो बी क्यू। ये तो दोनों समझ में आ गया। अब ये तीसरा चौथा में क्या कर रहे हैं ना, सब डुप्लीकेट। तो जब सब डुप्लीकेट निकालना होगा तो हम लोग का आंसर होगा रूट अंडर ए रेशियो रूट अंडर बी, मतलब स्क्वायर रूट में चला जाता है। और जब सब ट्रिप्लीकेट पूछेगा ना तो हम लोग को लिखना होगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। क्लियर इतना। कंपाउंड रेशियो और इनवर्स रेशियो, जैसे अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए कि इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है। तो अगर ये ए रेशियो बी है तो इनवर्स पूछेगा ना तो ये लोग आपस में जगह को चेंज कर लेता है। तो ए रेशियो बी का इनवर्स क्या होगा, बी रेशियो क्या होगा, ए। ए रेशियो बी का क्या होगा, बी रेशियो ए। इनवर्स का मतलब क्या, ये लोग आपस में प्लेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक स्टेटमेंट में रहेगा वो है कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो अगर पूछेगा तो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो।
प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो, यानी कंपाउंड रेशियो अगर निकालना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो, सारे रेशियो को आपस में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट। तो चलिए भाई लिख लीजिए जल्दी से। किसका आ रहा है, अभी उसी पे आ रहा है। प्रोडक्ट में एक नहीं रहेगा, जैसे कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड का मतलब है कि दो तीन रेशियो एक साथ रहेगा, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। अभी हम लोग इसी टॉपिक पे आएंगे, कंपाउंड पे ही आएंगे। ठीक है, इधर वाला तो ये सब तो सिंपल था कि भाई चलिए ए स्क्वायर है, ए क्यू बी क्यू वगैरह कर लिए। तो कंपाउंड में अब हम लोग को समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो का मीनिंग क्या हुआ। ये सब जो टाइप्स वाला जो है ना, ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आएगा, स्टेटमेंट वाला में दे सकता है। मतलब इतना सिंपल सिंपल तो पूछेगा नहीं कि डुप्लीकेट क्या होगा, ट्रिपलेट। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट में जो रहता है कि तीन चार स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, वहां पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। हो गया भाई सबका? ऑनलाइन वाले एक बार डन लिख के मैसेज कर दीजिए जल्दी से। हाँ पूछिए मंजू, जो पूछना है पूछिए। चलिए सोनू का सबका डन हो गया है। ठीक है, चलिए भाई। तो ये कंपाउंड इतना तक तो समझ में आ गया, कि इतना तक तो समझ में आ गया कि डुप्लीकेट रेशियो क्या था, ट्रिप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है, सब ट्रिपल इनवर्स क्या है। लेकिन ये कंपाउंड के बारे में जो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो, अब इसको जरा समझते हैं कि ये प्रोडक्ट का मीनिंग हुआ क्या। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब कंपाउंड रेशियो पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उस पे अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 6:11 और 11:2। ये लिखा हुआ है तीन हिस्सा। अब ये कंपाउंड रेशियो चूंकि पूछ रहा है, तो अभी तो हम लोग यही तो पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये 2:3 मल्टी, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये 6:11 मल्टीप्लाई 11:2 हम करेंगे कैसे, सवाल तो ये था। क्योंकि इसका बारे में तो हम जान गए थे कि प्रोडक्ट करना है, लेकिन कैसे प्रोडक्ट करेंगे, तो लिखने का तरीका बदलेंगे। क्या 2:3 को हम लिख सकते थे क्या 2/3, 2:3 को लिख सकते थे सर 2/3। प्रोडक्ट का मतलब यही तो होता है कि अब हमको मल्टीप्लाई करना है। 6:11 को हम लिख सकते हैं 6/11 इंटू 11:2 को हम लिख सकते हैं क्या 11/2। ठीक है, अब जब सब वैल्यू निकल के आ गया, तो बस देख लीजिए जो जो कैंसिल हो रहा है, 11 से 11 कट गया, 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया, तो बचा है सिर्फ 2 बट्टा में क्या 1। और 2/1 को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं 2:1। हाँ मंजू बिल्कुल सही, आपका आंसर है 2:1। समझ में आ गया ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो का मीनिंग। अब ये सब है बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन जब स्टेटमेंट बेस दे देगा, तो जब तक हमको पता ही नहीं है कि ये कंपाउंड का मीनिंग होता क्या है, तो आसान होके भी हमारे लिए टफ हो जाएगा। हमको पता है कि कंपाउंड रेशियो का मीनिंग होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो, तब मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान है, तभी आसान है मेरे लिए। और मेरे लिए पता ही नहीं है कि ये कंपाउंड का मीनिंग क्या है, तो मेरे लिए ये टफ है।
हमको पता है कि भाई CAT कैट मीन्स मतलब बिल्ली होता है, तो हमको पता है तब ना हम कहेंगे कि ये वर्ड मेरे लिए आसान है। जब हमको पता ही नहीं होगा कोई वर्ड, अगर मान लेते हैं भारी भरकम इंग्लिश का लैंग्वेज का कोई वर्ड हो गया, या जैसे द हिंदू वगैरह में रहता है, हमको पता ही नहीं है तो वो वर्ड मेरे लिए हार्ड है। तो आसान और हार्ड के बीच का बस यही एक छोटा सा डिफरेंस आता है। जो जानता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता है उसके लिए वो टफ है। ठीक है, इतना सर क्लियर? तो ये तो हिस्सा हम लोग पढ़ लिए कि कंपाउंड रेशियो हो गया, ये सब सारा का सारा हम लोग पढ़ लिए। अब इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो हुआ। चैप्टर का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो चैप्टर का नाम हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन था। रेशियो तो पढ़ लिए सर, लेकिन अब हम लोग यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रोपोर्शन का। तो चलिए अब टॉपिक लिखिए प्रोपोर्शन। ये तो इतना हिस्सा था केवल और केवल रेशियो का। तो अब टॉपिक लिखिए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जैसे रेशियो को डबल डॉट से डिनोट करते थे, वैसे ही प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, ये 4 डॉट से डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शन को किससे डिनोट करेंगे? 4 डॉट से। और ये प्रोपोर्शन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो रेशियो को डबल डॉट से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शन को किससे डिनोट करते हैं? 4 डॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। अब ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है और लिखा कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। प्रोपोर्शन को कैसे लिखा मिलेगा? तो लिखा हुआ मिलेगा A रेशियो B, फिर यहां पे प्रोपोर्शन C रेशियो D। लिखा हुआ कैसे मिलेगा? तो हम लोग बोलेंगे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो क्या बोलेंगे? D। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि पहले नंबर पर अगर A आया है तो इस A को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। पहले नंबर पे आया है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड नंबर पे आया है तो इसका जो नाम होगा इसको बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन। भाई सबका नाम जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सेकंड प्रोपोर्शन। ये तीसरे नंबर पे आएगा तो इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। और ये चौथे नंबर पे आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। 4 प्लेस है तो चारों प्लेस का नाम समझ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फिर क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो समझ गए, लेकिन एक साथ भी ये कंपाइल करेगा। कंपाइल ये करेगा कि ये जो दोनों बाहर वाला है, दोनों बाहर वाला, ये दोनों बाहर वाले के एक साथ वो कंपाइल करता है, तो इसको वो बोलता है एक्सट्रीम। पहले हम लोग क्या पढ़े? पहले हम लोग ये पढ़े कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल नाम क्या है, पहले ये पढ़े। तो इंडिविजुअल नाम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बारे में हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अगर कंपाइल करेगा तो ये दोनों बाहर वाले को एक साथ कंपाइन करेगा तो इसको बोलता है एक्सट्रीम। और ये दोनों अंदर वाले को अगर एक साथ कंपाइल करेगा तो इसको बोलता है मीन। दोनों बाहर वाले को एक साथ कंपाइल करता है तो इसको बोलता है एक्सट्रीम। बोलता है, भाई नाम से ही लग रहा है एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला। और दोनों एक साथ अंदर वाले टर्म को क्या बोलता है? वो मीन बोलता है। दोनों अंदर वाले टर्म को क्या बोलेगा? मीन बोलेगा। एक्सट्रीम और मीन हो गया। ऐसा क्यों? ये नाम तो हो गया, लेकिन इसका यूज कैसे होगा अब हम उसके बारे में देख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थ्योरी क्या कहता है? नाम तो पढ़ लिए, लेकिन प्रोपोर्शन का थ्योरी क्या कहता है? तो ये A रेशियो B लिखा हुआ है, तो क्या A रेशियो B को हम लिख सकते हैं A बट्टा में B? अभी तो पढ़े सर, A रेशियो B मतलब A बट्टा B। फिर प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, तो प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू होता है। मतलब इस प्रोपोर्शन की जगह हम साइन क्या दे देंगे? इक्वल। और C रेशियो D को हम लोग क्या लिख देंगे? C बट्टा में D। क्लियर सर? तो एक तो कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का ये कि चलिए भाई A रेशियो B यानी A बट्टा B बराबर C रेशियो D अतः C बट्टा D। अब ये A बटा B को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक थ्योरी ये हो गया सर, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना सर, थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा हाईटेक करते हैं, थोड़ा सा और। ये A रेशियो B को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या ये AD निकल के आएगा क्या? और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? BC। कोई दिक्कत नहीं सर,
लेकिन एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, ए और डी क्या ये बाहर वाला है क्या, और बी और सी जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये भीतर वाला है क्या। मतलब कभी भी आपके पास अगर डाटा दे दे कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एडी का मतलब, ये थ्योरी ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, थ्योरी ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये थ्योरी हम लोग का कहता है। मतलब हम प्रोपोर्शन वाले के थ्योरी को कैसे समझेंगे, तो प्रोपोर्शन वाले थ्योरी को हम डायरेक्टली ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर सर? चलिए लिख लीजिए इतना। तो प्रोपोर्शन का थ्योरी ये है भाई कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर में हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इतना क्लियर? सबका नाम समझ में आ गया? क्यों नाम जरूरी है, अभी इसके बाद अभी थ्योरी में और इसमें आएगा क्यों नाम जरूरी है, उस पे भी आते हैं। बट इतने थ्योरी पे एक इसका क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है इसका, एकदम बेसिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी बेसिस पे आपका था। हाँ ठीक है सोनू, देखिए फाइंड एक्स। देखिए अब दिक्कत क्या है ना कि यूपीएससी में क्या होता है ना कि सीसेट वाले पेपर में आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है, और स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में आपसे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछ के कहता है ट्रू फॉल्स में क्या है। तो क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते कि सर ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है, आएगा कि नहीं आएगा। आप पिछले 2024 वाले क्वेश्चन में देखे होंगे तो आपसे सिंपल पूछ रहा था कि ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इवन के स्क्वायर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो हर छोटे छोटे चीज में भी बहुत ज्यादा डीपली चीज छुपा होता है, इसीलिए हर चीज को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द रेशियो 33 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स, ये इज इक्वल टू लिखा हुआ है। क्या हम इसके जगह ऐसे नहीं मान सकते ये प्रोपोर्शन ही तो लिखा हुआ था, इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में क्या लिखा हुआ है 3:2। इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते थे, या सिंपल सा अगर इतना भी नहीं ज्यादा दिमाग खर्च करना है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 33 प्लस एक्स, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड 8 प्लस एक्स, इक्वल टू का मतलब ये बराबर 3:2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। ऐसे भी तो लिख सकते थे सर, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे 33 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स प्रोपोर्शन 3:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन। अभी कॉन्सेप्ट हम लोग यही तो पढ़े थे कि बाहर वाले का प्रोडक्ट तो इक्वल्स टू भीतर वाले का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 33 प्लस एक्स से, इक्वल 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 प्लस एक्स से। मतलब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा ना तो इतना ना लिख के एक ही लाइन में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। और बाकी वही चीज है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 यहां आ गया, 3 आपका यहां आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ये 66 प्लस बनेगा 2x इक्वल्स टू बनेगा 24 प्लस 3x। क्या x इक्वल्स टू आंसर में 42 हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। सबका 42 है, ठीक है। हो गया सर इतना? चलिए, तो एक तो थ्योरी ये था, फिर इस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। थ्योरी हम लोग का ये चल रहा था,
अब इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल नाम तो दे दिया, लेकिन आखिर इसका यूज है क्या? ये नाम इंडिविजुअल पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसलिए नाम इंडिविजुअल पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मान लेते हैं सर कि आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि कोई तीन वैल्यू दे देगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, कोई भी तीन वैल्यू आपको दे दिया, 3 4 5 6 7 8 10 12 14, और तीन वैल्यू देने के बाद कहेगा कि फाइंड देयर फर्स्ट प्रोपोर्शन। फाइंड देयर क्या पूछ रहा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो ये तीन वैल्यू देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा, प्रोपोर्शन। अब जरा सोचिए, फर्स्ट तीन वैल्यू तो दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा? तो क्या ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शन वाला जो डाटा है, इस फर्स्ट प्रोपोर्शन वाले डाटा को हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है मतलब पहले वाला प्लेस ब्लैंक स्पेस था, अगर सेकंड प्रोपोर्शन पूछता तो सेकंड वाला प्लेस ब्लैंक स्पेस था, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता तो तीसरा वाला प्लेस ब्लैंक स्पेस था, और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो चौथा वाला प्लेस हम लोग का ब्लैंक स्पेस था। सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये पहले वाले प्लेस को ब्लैंक स्पेस रखेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, और ये जो अरेंजमेंट जिस ऑर्डर में एबीसी लिखा है ना, उसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे रेशियो ए, फिर यहां पे प्रोपोर्शन लिखेंगे बी, और फिर यहां पे लिखेंगे सी। मतलब जो इस पैटर्न पे ये ए बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग अरेंज करेंगे। अभी ध्यान से जरा देखिएगा, मान लेते हैं सर कि क्वेश्चन पूछे कि फाइंड देयर सेकेंड प्रोपोर्शन। भाई क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता था, सेकेंड प्रोपोर्शन अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? सेकेंड वाला प्लेस खाली है इसीलिए तो पूछ रहा है, ऑर्डर वाइज अरेंज करेंगे, ए अपने जगह पे होगा। सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो सेकेंड वाले प्लेस को ब्लैंक स्पेस रखेंगे, फिर यहां पे प्रोपोर्शन का साइन दे देंगे, और यहां पे लिखेंगे बी रेशियो में क्या लिख देंगे? सी। समझ में है सेकेंड प्रोपोर्शन? उसके बाद बताते हैं कि कैसे फाइंड होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकता है, तो फाइंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन, तो इस बार क्या बोलेंगे? तीसरा प्लेस ब्लैंक स्पेस है, मतलब ए अपने जगह पे रहेगा, फिर लिखेंगे बी, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन हमारा ब्लैंक स्पेस है, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? सी। चूंकि थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो तीसरा प्लेस खाली करेंगे। और लास्ट आपसे क्वेश्चन में यह पूछ सकता था कि फाइंड देयर फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड देयर फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा प्लेस क्या होगा? तो भाई फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो अरेंजमेंट का ऑर्डर जो होगा वो एकदम सीरियल वाइज, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो, ये कौन सा प्लेस खाली रखेंगे? चौथा प्लेस। क्लियर सर? इतना चौथा प्लेस हम लोग का खाली। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। जैसे तीन वैल्यू दे के एबीसी पूछा जा रहा है कि फाइंड देयर फर्स्ट प्रोपोर्शन, ऑर्डर वाइज अरेंज कर दिए। चूंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो ये पूछ रहा है ना सर, इसी की जगह हम अपने मन से कांस्टेंट टर्म एक के एक्स वाई जेड जो मन करे वो मान लेते हैं। मतलब इनडायरेक्ट रूप से हमको क्या करना है ना सर, के का वैल्यू निकालना है। अब वो बार बार वो वाला काम नहीं करेंगे, बटा वाला लिख के नहीं करेंगे, के बटा ए बराबर भी। आप डायरेक्ट बोलिए सर, क्या कॉन्सेप्ट यही तो पढ़े थे सर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मेंटली सॉल्व हो जाता है सर ऐसे करने पे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हुआ कि के इंटू में सी बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब क्या निकल गया? ए बी। और क्या यहां से के का वैल्यू अगर निकालना होगा तो के का वैल्यू ए बी बटा में क्या निकल जाएगा? सी। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। क्लियर सर? अगर ये सेकंड प्रोपोर्शन पूछता तो के का वैल्यू कहां रख देना, मतलब के यहां पे रख देते, थर्ड पूछता तो यहां पे के रख देते, और फोर्थ पूछता तो यहां पे हम लोग के रख देते। क्लियर सर? ये समझ में आ गया? कुछ भी पूछेगा ऑर्डर वाइज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑर्डर वाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई 42 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है मनोहर। आप तो पुराना वाला क्वेश्चन में कह रहे ओके, हाँ बिल्कुल सही है 42, ठीक है। ये समझ में आया सर ये वाला कि जब आपसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर प्रोपोर्शन पूछेगा तो जिस ऑर्डर में पूछेगा उसी ऑर्डर में रख देंगे। तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक वाला, एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक का पहले।
बेसिक क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा है, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 6,8,9। तीन नंबर है सर आपके पास 6, 8, 9 अभी पढ़े थे, और इस तीन नंबर में आपसे कौन सा प्रोपोर्शन पूछना चाह रहा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो जब हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो किस ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट ये है कि तीन नंबर है, तो पहले नंबर पे 6 रेशियो, दूसरे नंबर पे 8, फिर यहां पे प्रोपोर्शनल, फिर यहां पे तीसरे नंबर पे 9, एकदम ऑर्डर वाइज में अरेंज कर दिए। और चूंकि ये चौथा प्रोपोर्शनल हमसे पूछ रहा था, तो चौथे प्रोपोर्शन को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस। चौथे प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस। और इसके जगह पे हम अपने मन से एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो मन करे सर वो रख देंगे। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, अभी तो थ्योरी पढ़े थे सर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x, 8 इंटू 9 करेंगे तो 72। तो x इक्वल्स टू क्या आंसर निकल जाएगा, 12। ठीक है, हाँ मंजू, सोनू, इशरा, शुभम, मनोहर सबका सही आंसर। क्लियर। प्रोपोर्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपका प्रोपोर्शन का जितना थ्योरी था वो सारा का सारा बेसिक से लेकर जो भी हायर तक थ्योरी था ये सारा हो गया। इसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी आपका इतना ही आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझे। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जब हमारे पास तीन वैल्यू दिया रहता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है, तो मैक्सिमम ये 4 पॉसिबिलिटी हुआ। लेकिन कब, जब हमारे पास तीन वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर हमारे पास दो ही वैल्यू दिया रहे, जब दो ही वैल्यू दिया रहेगा सर तब हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, ये भी हो सकता है सर। तो लास्ट थ्योरी आपका रेशियो का ये, लास्ट थ्योरी ये है कि जब हमारे पास मान लेते हैं सर दो ही वैल्यू दिया रहे ए बी, तीन वैल्यू था तो 4 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी था, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन था हमारे पास पॉसिबिलिटी। लेकिन जब हमारे पास ये दो थ्योरी रहेगा, दो वैल्यू रहेगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो जब दो डाटा दिया रहेगा तो मात्र दो तरह के पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, मात्र दो पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी है कि फाइंड देयर, पहला पॉसिबिलिटी है कि फाइंड देयर मीन प्रोपोर्शन, पहला पॉसिबिलिटी है कि फाइंड देयर मीन प्रोपोर्शन, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फाइंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन। दो पॉसिबिलिटी है, यही लास्ट थ्योरी है भाई आपके इस चैप्टर का, फाइंड देयर मीन प्रोपोर्शन और फाइंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन अगर पूछेगा तो मीन अभी तो पढ़े थे सर कि 4 वैल्यू अगर दिया रहता था तो बीच वाले वैल्यू को मीन पूछ कहते हैं, और मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है मतलब ये भी ब्लैंक स्पेस है और ये भी हमारा ब्लैंक स्पेस था, इसीलिए तो मीन पूछ रहा है। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ए अपने जगह पे होगा रेशियो, फिर ये बोलेंगे कि ये वाला प्लेस हमारा ब्लैंक स्पेस रेशियो, फिर ये भी प्लेस हमारा ब्लैंक स्पेस रेशियो, यहां पे क्या रख देंगे बी। यानी मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो ये भी प्लेस ब्लैंक स्पेस और ये भी प्लेस ब्लैंक स्पेस, क्योंकि बीच वाले वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते थे, मीन बोलते थे सर। अब अगर ये डाटा पूछ रहा है तो हम इसके जगह क्या मान लेते हैं, इसके जगह भी एक्स मान लेते हैं और इसके जगह भी एक्स मान लेते हैं जो पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि एक्स स्क्वायर। क्या एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो रूट अंडर ए बी बोल सकते हैं क्या, यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, रूट अंडर ए बी। क्लियर। लेकिन ये थर्ड प्रोपोर्शन के साथ क्या है भाई, एक एक्सेप्शन केस है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन जनरली कौन से प्लेस हुआ हमारा, तीसरा। लेकिन जब दो वैल्यू दिया रहेगा ना और थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा ना तो चौथा प्लेस को खाली करना है।
जब दो वैल्यू दिया रहेगा और उसमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो चौथे प्लेस को खाली करना है। अरेंजमेंट किस ऑर्डर में करना है ध्यान से देखिएगा, ए रेशियो बी, फिर यहां पे प्रोपोर्शनल, फिर से लिखेंगे बी रेशियो एक्स। मतलब अगर दो वैल्यू दिया रहे और तब आपसे अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आपको ये वाले प्लेस को ब्लैंक स्पेस में रखना है। क्लियर सर? अब इस प्लेस को ब्लैंक स्पेस रखें तो इसके जगह पे हम के मान लेते हैं और के का वैल्यू निकालना है तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि बी स्क्वायर। तो के का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग बोलेंगे बी स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, ए। तो एक ये छोटा सा एक एक्सेप्शन केस है आपके प्रोपोर्शन के थ्योरी में। अब क्या होगा ना कि बुक वगैरह में क्या करता है कि डायरेक्ट बोल देगा कि रटना है बी स्क्वायर अपॉन ए रूट अंडर ए बी। भाई रटना उटना नहीं है मैथ्स में, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि थर्ड प्रोपोर्शन में कैसे अरेंजमेंट होगा, मीन प्रोपोर्शन में कैसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाँ, तो इसीलिए जैसे दो वैल्यू दिया है ना तो ये सेम टू सेम डाटा यहां पे लिखा जाता है, सेम टू सेम, तो इसको एक यूनिट ही मान के चला जाता है। हाँ बी ही रहेगा, ठीक है। आंसर बी नहीं होगा, के का वैल्यू आपको नहीं, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। मतलब थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो सेकंड वाले का स्क्वायर अपॉन में क्या करना होगा, ए करना होगा। हाँ नहीं तो इसमें जैसे जब दो वैल्यू दिया रहेगा ना और तब अगर आपसे पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो अरेंजमेंट हमको ये करना है। ये देखने में आपको भले ही चौथा प्लेस लग रहा है लेकिन इस दोनों वैल्यू को हमको एक की तरह ट्रीट करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा सब अगले क्लास में डील कर देंगे, अगर मतलब पूरा डिटेल में जाना है तो, ठीक है। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे ऑर्डर रखना है। चलिए तो इस पैटर्न पे आपका लास्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन जरा बना के देखिए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। फाइंड द रेशियो बिटवीन, एक तो आपको कह रहा है कि इस वैल्यू का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मात्र दो ही वैल्यू दिया है सर, और एक कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है 9 और किसका 25 का। चलिए निकाल के देखिए लोग तो भाई। ऑप्शन सी 5:1। चलिए सोनू का भी आ गया 5:1। चलिए जैसे मान लेते हैं, कह रहा है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार इसको समझाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको रेशियो में आंसर देना है, और रेशियो में किसका आंसर देना है। तो पहले कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, और एक आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। एक हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन और दूसरा कह रहा है चलिए सबका आंसर 5 मीन प्रोपोर्शन। अब हम मान लेते हैं पहले हमको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये थर्ड प्रोपोर्शन जो निकालना है मात्र दो वैल्यू का निकालना है। तो दो वैल्यू का निकालना है तो अरेंजमेंट में चौथे प्लेस को खाली करेंगे। तो लिखने का तरीका होगा 12, फिर यहां पे लिखेंगे रेशियो 30, फिर यहां पे लिखेंगे प्रोपोर्शन, फिर से सेम टू सेम वैल्यू लिखेंगे 30, और ये वाले प्लेस को हम लोग क्या करेंगे ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस कर देंगे, और इसके जगह पे हम अपने मन से क्या मान के चलेंगे के। ठीक, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मींस, यानी 12 इंटू में के, और ये 30 इंटू 30 को हम लिख सकते हैं 900, तो 9 इंटू में क्या लिख सकते हैं 100, 9 इंटू में 100 लिख सकते हैं भाई, बात तो एक ही हुआ।
कैंसिल करना मेरे लिए आसान हो गया कि 4 के टेबल से काटेंगे 3, 4 के टेबल से काटेंगे 25 और फिर 3 के टेबल से 9 को काट देंगे 3। यानी अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछता कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा तो आंसर होता 75। एक तो हो गया भाई। चलिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन की जगह 75 और रेशियो हमको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन भी निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन भाई, इसमें पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन। अब दूसरा वैल्यू जो हम निकालेंगे, हमको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। अब ये मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा सर? तो मीन प्रोपोर्शन मात्र दो वैल्यू का निकालना है, तो बीच वाला ही तो प्लेस खाली रहता है। तो बीच वाला प्लेस खाली रहेगा तो अरेंजमेंट का तरीका होगा 9 रेशियो, ये वाला प्लेस भी ब्लैंक स्पेस है, प्रोपोर्शन, फिर ये वाला प्लेस भी ब्लैंक स्पेस है और यहां पे क्या लिख देंगे 25 और इसके जगह भी हम मान लेंगे x, इसके जगह भी मान लेंगे x। ऐसे ही था सर प्रोसेस। सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 9 इंटू 25 बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो x इंटू में x तो x स्क्वायर। ये x जो होगा वो इस पे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा तो कितना 15। यानी यहां पे हम लोग का वैल्यू कितना निकल गया 15। और चूंकि रेशियो में पूछ रहा है तो रेशियो का मीनिंग तो यही तो पढ़े थे कि कट छट के लोएस्ट फॉर्म। 15 के टेबल से दोनों कटेगा तो 5 रेशियो में क्या हो जाएगा 1। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कंप्लीट रेशियो का जितना आपका थ्योरी था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, कि प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड में क्या बनेगा, इनवर्स क्या जाएगा, डुप्लीकेट क्या है, सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या करना है? तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग क्या किए, अभी हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका बेसिक क्वेश्चन हम लोग कवर करते चल रहे थे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते चले जाएंगे, ताकि हम लोग का थोड़ा सा जो भी कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। तो इतना जो क्लास हुआ आज के क्लास में, रेशियो का थ्योरी, प्रोपोर्शन का थ्योरी और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हुआ, अगर किसी को डाउट था तो एक बार बताइए, तो फिर उसको देखा जाएगा अगले क्लास में। या सबका ओके था? किसमें किसमें कहां पे? यहां पे नहीं, इसको रिड्यूस अभी नहीं करना है, इसको रिड्यूस नहीं करना है। ये तो पहले हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे कि ये अरेंजमेंट, इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए सबका डन है। ठीक है, तो आप लोग अभी सबको समझ में आ गया। ये हम लोग का आज का जो सेकंड लेक्चर था, मतलब पहले लेक्चर में तो हम लोग ये देखे थे कि 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आज के क्लास का जो हम लोग का था वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन था उसके बेसिस पे थ्योरी था। अगले क्लास में जो लेक्चर नंबर 3 होगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। किस चीज का? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मार्केट से बुक अभी खरीदने की भाई कोई जरूरत नहीं है किसी को, बुक खत्म नहीं होगा, बुक हर बार मार्केट में न्यू अपडेट हो गया आएगा। पहले 3 4 5 क्लास हम लोग करके, ताकि 2-3 चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाए, उसके बाद जिनको भी जो भी बुक खरीदना होगा खरीदिएगा। किसी भी पब्लिकेशन के बुक को आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक चीज लिखा होना चाहिए, साफ साफ PYQ लिखा होना चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के लिए कैट वगैरह की बुक की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, कैट वगैरह की बुक लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो जो बेसिक है उसी पे ध्यान रखना है। क्यों कैट की बुक लेने की जरूरत नहीं है? लास्ट क्लास में हम लोग सारा चीज डील कर चुके थे कि क्वेश्चन एकदम बेसिक रहता है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को और थीम को समझना होता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय।